हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ सभी लोग अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बंदरगाह। बंदरगाह के बारे में, यद्यपि इन बंदरगाहों के बारे में मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। अनुरोध और विनम्र निवेदन आपसे यही है मेरा कि आप इन दोनों पार्टों को देख लें ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, पढ़ाने का प्रयास किया है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देते हैं तो आप इन दोनों सेशनों को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था उसका छोटा सा एक क्विक रिवीजन करूंगा। अनुरोध ये करूंगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे, तो बाद में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अभी नहीं, बाद में करके जाना, ये मेरा आपसे अनुरोध है। देखिए मित्र, मैंने बंदरगाह के बारे में बताया था। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। ये मैंने आपको बताया था। छोटे बंदरगाहों में मैंने आपको ये सब बताई थी जो आपके सामने दिए हैं। बड़े बंदरगाहों में 13 बंदरगाहों में से मैंने लगभग 4 बंदरगाहों के बारे में उसमें बता दिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बड़े बंदरगाह हैं वो मोस्टली जो 13 बड़े बंदरगाह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। और छोटे छोटे बंदरगाह हैं वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। छोटे छोटे बंदरगाह कौन कौन से हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन मैं आपके सामने करता हूं। जैसे पूछा था मांडवी बंदरगाह कहाँ है, मांडवी बंदरगाह किस राज्य में है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यह बंदरगाह गुजरात राज्य में। मैंने आपको बताया था मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर, ये 5 बंदरगाह कौन कौन से बच्चों? मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, ये जो बंदरगाह है बच्चों, ये मैंने आपको बताए थे, ये गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। उसके बाद रत्नागिरी जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है। कारवार बंदरगाह छोटा बंदरगाह है, ये पूछा गया है, कर्नाटक राज्य में है। काखरगोड बंदरगाह केरल राज्य में है। कनानूर बंदरगाह केरल राज्य में है। कोझिकोड बंदरगाह के बारे में मैंने बच्चों आपको ये बताया था कि वही बंदरगाह है जिसे वास्को डी गामा सबसे पहले कोझिकोड बंदरगाह में पहुंचा था। पहले इसे कालीकट कहा जाता था। जब 1498 ईस्वी की बात है, जब यूरोपीय व्यक्ति, जो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था वास्को डी गामा, जब पुर्तगाल का निवासी था बच्चों, वह सबसे पहले कोझिकोड बंदरगाह पे पहुंचा था, या इसे उस समय कालीकट बंदरगाह कहा जाता था। जिससे और इस बंदरगाह पर जो जुमेरिन नामक एक भारतीय व्यक्ति था उससे उसकी मुलाकात हुई, उसके बाद ये गुजरात पहुंचा था। ये मैं आपको इतिहास में पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, आपसे अनुरोध मेरा यही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर जैसे विषय पढ़ाता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये कक्षाएं आप तो बिल्कुल निःशुल्क पहुंचती रहेंगी। तो जो कोझिकोड था उस समय कालीकट कहा जाता था, ये केरल राज्य में है। किवलोन भी पूछा जाता है, किवलोन किस राज्य में है, तो बता सकते हैं केरल राज्य में है। एलेप्पी बंदरगाह, वही एलेप्पी बंदरगाह जो चोल साम्राज्य में था। एलेप्पी बंदरगाह वही बंदरगाह जो चोल साम्राज्य में था, वो आज भी है छोटे बंदरगाह के रूप में। तो मैंने आपको बताया काखरगोड, कनानूर, कोझिकोड, किवलोन और एलेप्पी, ये बंदरगाह किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। तो आप इस मोस्टली क से शुरू होने वाले बंदरगाह हैं, अधिकांश से छोटे बंदरगाह, वो मोस्टली केरल राज्य में बच्चों। किस राज्य में है? केरल राज्य में। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग और बुद्धि दोनों बैठ जाएगा, जो एग्जाम में आपको अन्य से आगे ले जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं, मैंने बताया था खेड़ी बंदरगाह पूछा गया बंदरगाह है, ये तमिलनाडु राज्य में है। नागापट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। नागापट्टनम को आप ये कंफ्यूजन मत लेके चलना कि ये आंध्र प्रदेश में होगा। नागापट्टनम बंदरगाह है बच्चों, ये कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में है। कराईकल बंदरगाह, कराईकल वही जो पांडिचेरी का जिला है बच्चों। क्या है? पांडिचेरी का जिला है कराईकल, जो केंद्र शासित प्रदेश है वही कराईकल है। इसके नाम से क्या है? पोर्ट भी है छोटा। अच्छा, मछलीपट्टनम और एन्नोर बंदरगाह ये कहां पर है बच्चों? ये दोनों किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और इसके बाद गोपालपुरा बंदरगाह पूछा जाता है, ये हमेशा सुर्खियों में रहता है, अखबार की चर्चाओं की हेडलाइन में बना रहता है
ये बंदरगाह मोस्टली किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में। क्यों रहता है वो आप जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है उसमें सेशन में जाकर आप जरूर देख लें। अब देखिए, इसके बाद मैंने बताया था कांडला, जब जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाहों में मैंने सबसे पहले कांडला बंदरगाह के बारे में बताया। कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है। इसके बारे में ये भी बताया था मैंने कि यहाँ ये जो क्षेत्र है भारत सरकार द्वारा मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया है इस बंदरगाह को, इसलिए यहां से अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, गवर्नमेंट जिस क्षेत्र को मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित करती है वहां पर वो ये कहती है, स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट होता है कि यहां से आप केवल निर्यात कर सकेंगे। इस निर्यात से क्या फायदा होगा? भारत की वस्तुएं विदेश में ज्यादा जाएंगी और उसका जो ट्रेड है भारत का बहुत विकसित होगा। जब ट्रेड विकसित होगा तो भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती जाएगी। अच्छा, आप कॉमेंट्स करके बताना, वर्ष 2023 में इस समय जुलाई का अगस्त का महीना चल रहा है, 15 अगस्त है आज हमारी भारत की जो इकोनॉमी है विश्व में कौन से स्थान पर है? जीडीपी में मतलब इंडिया का कौन सा योगदान है? किस देश को मतलब पीछे छोड़ करके हम लोग आगे निकले हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना मैं इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छी तरह पढ़ाता हूं बच्चों। बस यही है कि आप मेरे सेशन को पूरा देखिए और प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें जाकर के सारी वीडियो आप जरूर देख लें। उसके बाद अच्छा, कांडला बंदरगाह के बारे में एक माइंड मेरे ब्रेन से स्लिप हो गया था। इस बंदरगाह का जो कांडला बंदरगाह था इसे निर्यात बंदरगाह भी कहा जाता है और इसका नाम वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है कांडला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज की बात आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे बच्चों कि कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, आधुनिक नाम। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम बदल कर मतलब कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, पुराना बंदरगाह है, इसके बारे में बताया था। इसके बाद मैंने जो बताया था नेवा शेवा बंदरगाह, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, जो नेवा शेवा बंदरगाह है इसे पंडित जवाहरलाल जेएल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यह भारत का आधुनिक कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। यादव मित्र, इससे पहले बंदरगाह एक आधुनिकीकरण किया गया था लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है जितना यह है। यह भारत के साथ साथ एशिया की सबसे डेवलपमेंट कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। इसकी व्यवस्था इस तरह से की गई है कि यहां पर माल को लाने में और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इसका जो निर्माण किया गया है, निर्माण मतलब यह बंदरगाह जो नेवा शेवा है वो कृत्रिम बंदरगाह है, इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण क्यों किया गया है? कि मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। उसके बाद मैंने आपको मरमा गोवा बंदरगाह बताया था। मरमा गोवा बंदरगाह ये गुजरात राज्य में है। इसकी विशेषता थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब मैं बच्चों बताने जा रहा हूं वो कौन सा बंदरगाह है, उससे आप ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ध्यान दीजिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। चलो उसी से लिखता हूं ब्लैक से, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य में बच्चों। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में बच्चों? कर्नाटक राज्य में न्यू मैंगलोर बंदरगाह। और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, कर्नाटक राज्य में। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। और तीसरी विशेषता यह है बच्चों, कर्नाटक राज्य में आपने लौह अयस्क खान सुनी होगी, लौह अयस्क खान, जिसका नाम कुद्रमुख है या केंद्रमुख है। कुद्रमुख भी मिलता है, केंद्रमुख भी मिलता है। जो कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क की खान है, क्या है? लौह अयस्क की खान है। क्लियर हुआ? कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियों के पास में ही लौह अयस्क की खान है, जिसका नाम केंद्रमुख है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
और मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि ये किस राज्य, मतलब ये जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वो पहाड़ियां किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बारे में बता रहा हूं। इसमें आगे के क्रम में यह है कि जो केंद्रमुख से कच्चा लोहा अयस्क निकाल करके इस बंदरगाह पर लगाया जाता है। किस पर? न्यू मैंगलोर पर। यहां से यह लोहा अयस्क को ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो मध्य एशियाई देश हैं वहां के लिए निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? निर्यात किया जाता है। नहीं समझ में आया? दोबारा फिर बताता हूं। न्यू मैंगलोर बंदरगाह आपका किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। यह बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक राज्य में, वहां पर एक खान है जिसका नाम कुद्रेमुख खान है। वहां से कच्चा लोहा निकाल करके यहां न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर लाया जाता है। यहां से पानी के जहाजों द्वारा उस लोहे को बेचने के लिए इराक, ईरान, सऊदी अरब या मध्य एशिया के जो देश हैं वहां के लिए भेजा जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ? आप चाहें तो इसे नोट करते जा सकते हैं। इस बंदरगाह से अगर देखा जाए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह से देखा जाए तो लोहा अयस्क, चाय, कॉफी, मैग्नीज जैसी चंदन की कीमती लकड़ी, हाथी के दांत जैसी बहुमूल्य चीजें यहां से निर्यात की जाती हैं। क्या की जाती हैं? निर्यात की जाती हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों? आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अब मैं चलता हूं, नेक्स्ट बंदरगाह है आपका कोचीन बंदरगाह। कौन सा बच्चों? कोचीन बंदरगाह। इसे कोचीन या कोच्चि बंदरगाह भी कहते हैं। इसको कोचीन या कोच्चि बंदरगाह कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह है बच्चों, यह सबसे पहले केरल राज्य में। कौन से राज्य बच्चों? केरल राज्य। पहला पॉइंट आप क्लियर करें, यह किस राज्य में है? केरल राज्य में है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है उनके इसमें कुछ न्यू पॉइंट मिल जाए, उन्हें भी आप रखेंगे। इस बंदरगाह को, जो कोचीन बंदरगाह है बच्चों, इसे अरब सागर, इधर क्या है? अरब सागर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के पश्चिम साइड में क्या है? अरब सागर है। पूर्व की साइड में क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है बच्चों? हिंद महासागर है। कोचीन जो बंदरगाह है इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन पूछा गया है। टेट और सुपर टेट, पेट जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को बच्चों कहा जाता है? तो बता सकते हैं, अरब सागर की रानी जो कोचीन बंदरगाह है उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अगर अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है बच्चों इस बंदरगाह को, आप याद रखेंगे। और यह बंदरगाह है, यह मालाबार तट पर स्थित है। किस पर? मालाबार तट। अरे तट के बारे में बच्चों पढ़ा चुका हूं। इससे पहले का जो वीडियो था, जो भारत के समुद्र तटीय राज्य और मैदान के बारे में बताया है, प्लेलिस्ट में उसका वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। ये जो कोचीन का बंदरगाह है, ये मालाबार तट पे है। किस पर? मालाबार तट पे है। किस पर है बच्चों? मालाबार तट पर है। और वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील के निकट है। एक क्वेश्चन आपका और क्लियर हो गया अगर नहीं जानते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो बता सकते हैं केरल राज्य में, क्योंकि आपने वेम्बनाड झील को कोचीन बंदरगाह से जोड़ के पढ़ा है। और कोचीन बंदरगाह कहां पर है बच्चों? केरल राज्य में। वेम्बनाड झील कहां पर है? केरल राज्य में है। अगर आपको वेम्बनाड झील याद नहीं रहती है तो कोचीन बंदरगाह आपने पढ़ रखा है तो वेम्बनाड झील आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। याद करने का ये ट्रिक होती है। उसके बाद देखिए, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह बच्चों। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है।
प्राकृतिक बंदरगाह है। आप चिंता ना करें, प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम कौन सा है, ये पूछे जाते हैं। मैं इसके इसी सेशन में आपको आगे जाके बता दूंगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जो 13 बंदरगाह में से कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नेवासा बंदरगाह, मर्मागोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह और कोच्चिन बंदरगाह, मतलब 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह के बारे में बता दिया आपको। कितने के बारे में? 6 के बारे में बता दिया है। 7 रह गए, 7 को भी बताता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। मैं यहां थोड़ा मिटाने की कोशिश करूंगा क्योंकि जगह नहीं है, ताकि आपको बता सकूं, समझा सकूं। देखिएगा बच्चों, इसके बाद जो बंदरगाह है केरल राज्य में है, ये यहां पर है, तूतीकोरी बंदरगाह। तूतीकोरी बंदरगाह कौन सा बच्चों? तूतीकोरी बंदरगाह। तूतीकोरी बंदरगाह किस राज्य में बच्चों? केरल राज्य में है, सॉरी तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरी बंदरगाह है। तूतीकोरी बंदरगाह कहां है बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, तूतीकोरी बंदरगाह बच्चों कहां पर है? तमिलनाडु में। इसकी क्या क्या विशेषता है? इसकी क्या विशेषता है वो मैं आपको बताता हूं। तूतीकोरी बंदरगाह की क्या बच्चों विशेषता है? ये सबसे पहले एक प्राकृतिक बंदरगाह है बच्चों। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक है। तूतीकोरी बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया कि प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरा नंबर, यह बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। पूछा जाता है सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो बता सकते हैं तूतीकोरी बंदरगाह है। यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। इसलिए यहां पर बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते। इस जगह पर बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते। क्या होता है, यहां से मान के चलिए इस बंदरगाह से 10 से 15 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे पानी के जहाज जाते हैं, और जो बड़ा जो समुद्री जहाज खड़ा होता है वहां से माल उतार करके इसे इस बंदरगाह पर लाया जाता है। इसलिए यद्यपि इसका इंपोर्टेंस इतनी अधिक नहीं है, लेकिन यह फिर भी बड़े बंदरगाहों में गिना जाता है बच्चों। इसके बाद इस बंदरगाह का नाम बदल करके, इस बंदरगाह का नाम बदल करके वर्ष 2013 में, कब? वर्ष 2013 में। कब बच्चों? 2013 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर चिदंबरम नाथ, क्या कर दिया है? चिदंबरम नाथ कर दिया है। यह बात है बच्चों, कांग्रेस उस समय 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट में थी। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका नाम भी क्या था? पी चिदंबरम। तो चिदंबरम जी के नाम पर जो तूतीकोरी बंदरगाह है इसका नाम कर दिया। जिस तरीके से आपका कांडला बंदरगाह का नाम बदल क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसी तरीके से तूतीकोरी बंदरगाह है, इसका नाम बदल करके चिदंबरम नाथ बंदरगाह कर दिया था। कब किया था? वर्ष 2013 में। क्लियर हुआ आपके? अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे कौन सा बंदरगाह है उसे देखते हैं। उसके बाद देखिए चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बच्चों? चेन्नई। चेन्नई सबको पता है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में बच्चों? तमिलनाडु राज्य में है। ये चेन्नई बंदरगाह बच्चों किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है। पहला क्वेश्चन पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। दूसरा, इसकी विशेषता बच्चों क्या है? यह सबसे पुराना बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है?
सबसे पुराना बंदरगाह है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है तो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? फिर आप ये कहेंगे हाँ, भारत का सबसे नया बंदरगाह है वो पोर्ट विलियर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट विलियर, वो बंदरगाह है भारत का सबसे नया बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बच्चों? चेन्नई बंदरगाह। ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए? सबसे पहले चेन्नई बंदरगाह की विशेषता क्या है बच्चों? चेन्नई बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह तमिलनाडु राज्य में होने के साथ साथ भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर आपसे पूछता है कि नया बंदरगाह कौन सा है, तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट विलियर है वो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। अच्छा, सबसे आधुनिक बंदरगाह पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कौन सा बच्चों? कौन सा? नेवा शेवा बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे अधिक व्यापार किससे होता है? कांडला बंदरगाह से। भारत का सबसे निर्यात मुखी बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। भारत का सबसे अधिक व्यापार निर्यात कहां से होता है? कांडला बंदरगाह से। क्लियर हुआ आपका? सबसे प्राचीन बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद इसकी क्या विशेषता है और इसकी क्या क्या विशेषता बन सकती है? यह बंदरगाह एक खुला सागरी बंदरगाह है। कैसा बच्चों? खुला सागरी बंदरगाह है। खुला सागरी बंदरगाह बच्चों। कैसा बंदरगाह है? खुला सागरी बंदरगाह। यह बंदरगाह कैसा बच्चों? चेन्नई बंदरगाह खुला सागरी बंदरगाह है। तो इसकी जो 3-4 विशेषता थी जो एग्जाम बनती है, जो मैंने आपको बताया, आप इन्हें ठीक से अपने बुद्धि और दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, इसके बाद एक बंदरगाह यहां पर भी है जिसे कहते हैं एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बच्चों? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह बच्चे किसे कहते हैं? एन्नौर बंदरगाह वो है, एन्नौर बंदरगाह ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। कौन सी राज्य में बच्चों? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में कितने बंदरगाह हुए? 3 बंदरगाह हुए, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का वह राज्य जिसमें सबसे अधिक बंदरगाह हैं, तो आप बता सकते हैं, बड़े बंदरगाह की बात कर रहा हूं मैं, सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अगर पूछा जाता है कि भारत के सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में 53 बंदरगाह वहां पर। लेकिन भारत का वह राज्य जिसमें सबसे जो बड़े बंदरगाह हैं उनमें वो किस राज्य में है? वो तमिलनाडु राज्य में बच्चों। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। अब देखिए एन्नौर बंदरगाह की विशेषता बताता हूं आपको। एन्नौर बंदरगाह की विशेषता बच्चों यह है, ये कारपोरेट सेक्टर का बंदरगाह है। कैसा बच्चों? कारपोरेट सेक्टर का बंदरगाह है और इसका निर्माण किया गया है, कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बच्चों? कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में है, कृत्रिम बंदरगाह है पहली। दूसरी विशेषता कैसा बच्चों? कृत्रिम बंदरगाह ये। और यह बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। कितना? 24 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। मतलब जो चेन्नई बंदरगाह से ये 24 किलोमीटर की उत्तर की तरफ है। इसका भार कम करने के लिए, क्योंकि चेन्नई बंदरगाह पुराना बंदरगाह है बच्चों। चेन्नई बंदरगाह की कंडीशन यह है कि इसका यहां पर गाद जमा हो जाती थी चेन्नई बंदरगाह के पास, इसलिए इस बंदरगाह का निर्माण जो किया गया है वो इससे थोड़ा ऊपर जाकर किया गया है, थोड़े गहरे स्थान पर, थोड़ा वहां से जो गाद थी उसे हटा करके इसका निर्माण किया गया ताकि बड़े शिप आसानी से इस बंदरगाह पर पहुंच सकें, आसानी से इस बंदरगाह पर पहुंच सकें। इसके बाद यह देश का एन्नौर बंदरगाह, यह देश का, भारत का, अपने प्यारे भारत का पहला आधुनिकीकरण या कंप्यूटर बंदरगाह है। कैसा? प्रथम आधुनिकीकरण बंदरगाह है। प्रथम आधुनिकीकरण समझे? यद्यपि आधुनिकीकरण कौन सा है? नेवा शेवा है। सबसे पहले किसका किया गया था? वो एन्नौर बंदरगाह का किया गया था। इसका तो बाद में किया गया ना।
यद्यपि सबसे आधुनिक यही है, लेकिन सबसे पहले कौन सा किया गया था, वो एन्नौर बंदरगाह का किया गया था। कहते हैं ना, जैसे आपने इतिहास पढ़ा हो बच्चों, इतिहास में पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बता सकते हैं, तुरंत बता देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन पूछा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अब बताएंगे इल्तुतमिश था। वही कंडीशन यहां पर है कि भारत का पहला आधुनिकीकरण या कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो बता सकते हैं एन्नौर बंदरगाह। लेकिन पूछा जाता है कि वास्तविक तरीके से आधुनिकीकरण किस बंदरगाह का हुआ है आज के समय में, तो कौन सा है, नेवा सेवा बंदरगाह। दोनों तरह से आप समझ गए बच्चों। अब देखिए, अब आगे देखिए, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम का नाम सुनते ही तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन, मतलब एक बात फिट बैठ गई कि ये आंध्र प्रदेश राज्य में, किस राज्य में बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। किस बच्चों, आंध्र प्रदेश राज्य में है। जब तक आप कॉपी और पेंसिल लेकर के नहीं बैठेंगे और एक नोट्स नहीं बनाएंगे, तो बच्चों जिस तरीके से एक अच्छे बॉलर की बॉल एक बैट्समैन होता है क्रिकेट में, उसके ऊपर से निकल जाती है ना, ऐसे ही आपकी ये सारी बातें ऊपर से निकल जाएंगी। थोड़ा टाइम लगता है लिखने में, लेकिन वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। यदि आप वास्तविक एक कंप्यूटर हैं और आपने जागती हुई आंखों से सपना यह देखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में लेनी है, वर्दी अपने शरीर पर पहना डालनी है, तो आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा। आप को बेहतरीन अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जो एग्जाम में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे, क्यों, खुद की लिखी हुई चीज आपको बहुत जल्दी याद होती है। तो देखिए, विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है बच्चों, ये किस राज्य में है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। दूसरी विशेषता यह है, यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केंद्र सरकार या भारत सरकार ने सारी आर्मी, फौज, बीएसएफ, सीआईएसएफ सारी यहीं पर उतार दी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसलिए सुरक्षित है। आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने क्या सारी पुलिस व्यवस्था जो भारत की है, चाहे वो बॉर्डर वाली रही हो या स्टेट वाली, सारी इस विशाखापट्टनम बंदरगाह पर उतार दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विशेषता इसकी है, इसलिए सुरक्षित है, क्योंकि इस बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये इसके इधर साइड में एक पहाड़ी है, इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी है इस तरीके से, जिसका नाम डॉल्फिन रेंज है। क्या है? डॉल्फिन पर्वत श्रेणी है। क्या है? डॉल्फिन रेंज है। वो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो भी तूफानी तरंगे हैं, जो भी लहरें आती हैं इस तरीके से, वो इसे रोक लेती है। क्या कर लेती है? रोक लेती है। इसलिए जितनी भी लहरें होती हैं वो इस बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाती, और यहां का जल कैसा बना रहता है? शांत बना रहता है। कैसा बना रहता है? शांत बना रहता है। और जब शांत रहेगा तो कोई भी पानी का जहाज बड़े आराम से इधर साइड आ जाता है, माल का आयात और निर्यात बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसलिए यह भारत का सबसे सुरक्षित, कैसा, भारत का सबसे सुरक्षित कैसा है बच्चों? बंदरगाह है। ठीक है, कैसा बंदरगाह है? सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। इसके बाद देखेंगे आप, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। सबसे गहरा बंदरगाह भी है। कैसा बच्चों?
यह भारत का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह बच्चों, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जबकि सबसे कम गहरा कौन सा है, वो तूतीकोरी बंदरगाह है। बता चुका हूं आपको, सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा, तूतीकोरी बंदरगाह। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तूतीकोरी बंदरगाह। सबसे अधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे अधिक गहरा कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं तूतीकोरी बंदरगाह, तमिलनाडु राज्य। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। तो सुरक्षित बंदरगाह है वो क्यों सुरक्षित है, कि डाल्फिन रैंक से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए वो सुरक्षित बंदरगाह है। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद चलते हैं पारादीप बंदरगाह पर बच्चों। किस पर, पारादीप बंदरगाह। कौन सा बच्चों, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह बच्चों यह उड़ीसा राज्य में, किस राज्य में बच्चों, उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में बच्चों, उड़ीसा राज्य में। विशेषता इसकी क्या है, क्योंकि आपने अगर भारत का ज्योग्राफी या मैप पहले देखा होगा, प्राकृतिक मैप देखा है, तो यहां पर क्या है बच्चों, छोटा नागपुर का पठार है। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार पर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे खनिज वाले राज्य बसे हुए हैं, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का कटोरा कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को बच्चों क्या कहा जाता है, खनिजों का कटोरा कहा जाता है। यहां से जो भी खनिज निकाले जाते हैं, यहां से जो भी खनिज निकाले जाते हैं, वो पारादीप बंदरगाह के द्वारा, जो उड़ीसा राज्य में है, पारादीप बंदरगाह के द्वारा कहां पर निर्यात किया जाता है, जापान की तरफ निर्यात कर दिया जाता है। जापान और चाइना की तरफ निर्यात कर दिए जाते हैं। पारादीप बंदरगाह द्वारा जो छोटा नागपुर के पठार से जो भी खनिज निकाले जाते हैं, उनको पारादीप बंदरगाह द्वारा कहां भेज दिया जाता है, जापान को और चाइना को या रूस को भेज दिया जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ। चाहे वो लोहा निकाला जाए या कोई भी खनिज निकाले जाए, वो कहां भेज दिए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि भारत का चावल निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। भारत का चावल निर्यातक पूछा जाता है कि भारत का चावल निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। तो चावल निर्यातक बंदरगाह बच्चों कौन सा है, पारादीप बंदरगाह है, वो चावल निर्यातक है। यहां से चावल चाइना वगैरह को, ये पूर्वी देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, वहां सिंगापुर, मलेशिया की तरफ निर्यात किया जाता है। यहां से क्या, चावल निर्यात किया जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, हाँ एक पॉइंट इसमें बताना भूल गया आपको, जो पारादीप बंदरगाह बच्चों, पारादीप बंदरगाह यह उड़ीसा राज्य में है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और यह जो महानदी है, इधर बह के इस तरह महानदी आती है, इस तरह बहकर के महानदी आती है। यह महानदी का जो मुहाना है, जो पंजे के आकार का है, जो पंजे जो पक्षी होता है उसका पंजा होता है, उसके आकार का है। तो जो पारादीप बंदरगाह है, वह यह बंदरगाह महानदी के मुहाने पर है। कैसा पर है, महानदी के मुहाने पर है। उसके बाद देखते हैं हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, सबसे पहले जो हल्दिया बंदरगाह बच्चों, यह तटीय बंदरगाह है। कैसा बच्चों, तटीय बंदरगाह है, बंगाली खाड़ी में है और पश्चिम बंगाल राज्य में। किसमें है, पश्चिम बंगाल। चलो बताता हूं, लिख ही देता हूं, मैं सोचता हूं कि आपका समय ज्यादा बर्बाद न हो ना लिखने में। देखिए हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह बच्चों यह पश्चिम बंगाल राज्य में, किसमें, पश्चिम बंगाल राज्य में। तटीय बंदरगाह है, पहले नंबर बात यह है। कैसा बंदरगाह है, तटीय बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह बच्चों, प्राकृतिक बंदरगाह है।
इसके बारे में यही पूछा जाता है। और यहां से लगभग इसके जस्ट उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर ऊपर कलकत्ता बंदरगाह है। कौन सा बच्चों? कलकत्ता बंदरगाह है। कौन सा बच्चों? कलकत्ता बंदरगाह है। मतलब यह है कि यदि यहां से कोई जहाज आता है तो सबसे पहले वो यहीं पर जाता है, हल्दिया बंदरगाह पर, फिर यहां से जो सामान उतर करके कलकत्ता बंदरगाह की तरफ छोटे जहाजों द्वारा लाया जाता है। यद्यपि इन दोनों बंदरगाह को एक ही बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं, क्योंकि दूरी इनकी अलग अलग है। दूसरा नंबर पर आपका आता है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह की बच्चों विशेषता यह है कि यह बंदरगाह नदी बंदरगाह है। कैसा? नदी बंदरगाह है। कौन सी नदी है? आप बताइए कौन सी नदी पर स्थित है ये कलकत्ता बंदरगाह? किस नदी पर स्थित है? ये बच्चों किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। ये बंदरगाह किस नदी पर है? हुगली नदी पर। जो कलकत्ता बंदरगाह है ये किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह जो नदी बंदरगाह या नदी द्वीपी बंदरगाह है, तो बता सकते हैं कलकत्ता बंदरगाह। किस नदी पर है? बताइए किस नदी पर है? मैंने जस्ट आपको बताया है, हुगली नदी पर। किस पर? हुगली नदी पर। आप चाहे तो लिख सकते हैं हुगली नदी पर है। हुगली नदी पर बंदरगाह। अच्छा, इसका जो वो है जहां पर माल उतरता है, जहां पर ये माल इसका उतारा जाता है, जो पोर्ट है इसका, जो पोतास है, इसे क्या कहते हैं? पोतास है। जहां पर माल उतरता है, जहां पर माल उतरता है, इसे यहां उतरता है, इसे पोतास है बोलते हैं। क्या बच्चों? पोतास है। इसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। जो कलकत्ता बंदरगाह का जो पोर्ट है, पोता से है, उसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है तो आपके बात बता ले जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछता है जो कलकत्ता बंदरगाह है वो किस नदी बंदरगाह है, किस नदी पर है? हुगली नदी के तट पर बनाया गया है। किस पर? हल्दी नदी के तट पर स्थित है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब लास्ट एक आपका रहा जो अंडमान निकोबार द्वीप है। आपने ये देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी राजधानी क्या है बच्चों? पोर्ट विलियर है। क्या है? पोर्ट विलियर। यहीं पर एक बंदरगाह विकसित किया गया है जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। जो भारत का सबसे नया बंदरगाह है। ये कब बनाया गया था वो भी आपको बताता हूं। ये बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है 2013 में। कब? 2013 में इसे भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। यद्यपि जो केंद्र सरकार है वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है पोर्ट विलियर, उसके पास एक शहर बसाने की सोच रही है कि यहां पर एक बहुत बड़ा शहर बसा दिया जाए। यहां पर एक बहुत बड़ा शहर बसा दिया है ताकि जो भी जहाज आए, जो भी, चाहे वो चीन से आए या पूर्वी जो देश हैं वहां से आए, तो उनके लिए यहां पर एक सिस्टम बनाया सके। अच्छा ये बताओ जापान क्यों सिंगापुर क्यों डेवलपमेंट है? वहां खेती होती नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी खास नहीं है वहां की, लेकिन हाँ है, मैं जानता हूं। वो वहां पर क्यों इतना डेवलप है? इसलिए डेवलप है बच्चों क्योंकि वहां पर पर्यटक बहुत आते हैं। पर्यटक वहां पर होटल बहुत हैं, क्योंकि जितने भी चीन वगैरह से, रूस वगैरह से, जापान वगैरह से जितने भी जहाज आते हैं तो वहीं पे आकर के रुकते हैं। वो मंडी समझ लीजिए, वहां पर रुकते हैं। रुकने के बाद खाना पीना रहना 2 6 8 10 दिन 15 दिन वहां रुकते हैं। उसके बाद वो इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर का वो हब बन गया है, इसलिए वो डेवलपमेंट है। वहां की इकोनॉमिक्स का आधार क्या है सिंगापुर की का? वो है पर्यटन उद्योग। जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, उसका इंडस्ट्री होता जा रहा है, लेकिन वहां का इकोनॉमिक्स का डेवलप होने का कारण क्या है? वो है वहां का पर्यटन उद्योग। तो बच्चों मैंने भारत के जो 13 बड़े बंदरगाह थे उनके बारे में आपको बहुत शालीनता से, बहुत गहराई से बताया, और मुझे विश्वास है कि यहां से और कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से बता ले जाएंगे। हाँ एक पॉइंट आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं, कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो देखिए कृत्रिम बंदरगाह नेवा सेवा,
ये नेवा सेवा है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बच्चों? कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बच्चा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। और एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह ये भी कृत्रिम है। चेन्नई और एन्नौर और नेवा सेवा, ये 3 बंदरगाह ऐसे हैं जो कृत्रिम बंदरगाह हैं। नेवा सेवा, एन्नौर और चेन्नई, ये कैसे बंदरगाह हैं? ये कृत्रिम बंदरगाह हैं। अच्छा, छोटा सा एक रिवीजन आपको देता हूं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे कम गहरा कौन सा है? तूतीकोरी। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? नेवा सेवा। सबसे पहले आधुनिक कौन सा बंदरगाह किया गया था? एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। और चावल निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह। नदी द्वीप बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता बंदरगाह। उसके बाद भारत का सबसे अधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? कांडला बंदरगाह से। कौन से? कांडला बंदरगाह से। भारत सरकार द्वारा किस किस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? कांडला बंदरगाह को। आपको क्लियर हुआ? तो बच्चों, यहां से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आप बड़े सरलता से कर ले जाएंगे। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो वास्तविक तरीके से, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने भाई का इसका जरूर सहयोग करेंगे। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी जरूरत है, जो उनका पैसे नहीं है और किसी बैच को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो वहां तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस सब चीजों का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।